Good morning, sir. Morning, sir. Uh, कोई रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करनी थी शायद, है ना? उसकी मेन लाइफ अगर हमने ड्राइव करी थी, एक लास्ट क्लास में प्रॉब्लम भी कराई थी कि शायद 10% डीके होता तो फर्दर सेम टाइम में कितने परसेंट डीके होगा, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। Yes, sir. yes. ये क्वेश्चन ट्राई करो। मान लो यार आपके पास क्या है, t इक्वल टू 0 पे और मान लो 15 डेज, आपके पास जो एक्टिव न्यूक्लिया है वो n/32 रह जाता है। फाइंड मीन लाइफ। एंड ऑल्सो फाइंड मान लो कितने दिनों में, तो 15 डेज में आपके पास n/32 रह जाता है। तो अब ये बताना है कि मीन लाइफ क्या है और एट द एंड ऑफ 10 डेज आपके पास कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया रह जाएंगे। Sir, mean life तो 3/ln2 आ जाएगी. Yes, sir. 3 by ln2 mean life. अच्छा, सर 3 days आ रही है मेरी तो। वापस देखो तो 3/ln2 Sir, दूसरा भी हो गया. Yes, sir. हो गया. इससे दोनों हो गए।
अच्छा ओके म्यूट पे था। तो ये बताओ पहला वाला पार्ट तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। Yes, sir. Yes. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि मेरे को n पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी n होता है वो था आपके पास n नॉट e पर माइनस लैम्डा t। n की वैल्यू हमें बताइए कितनी हो जाएगी, And not by 32. कितने टाइम में से 15 days. उसको बोल देते हैं चलो कुछ t1 टाइम, राइट। ये है e की पावर लैम्डा t1 कितना बन गया, 32. दोनों नॉन ले लिया, लैम्डा इनटू ये क्या हुआ 5ln2 ये कितना हो आपके पास 5ln2 यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या है ln2/3. मेन लाइफ क्या होती है 1/. 1 by lambda. 1 by. सही है। डायरेक्टली देख लेते हैं कि जो आपके पास जो n आ रहा है वो क्या रहा है n बाय 32 मतलब 2 रेज़ पावर 5। तो ये जो 15 डेज है वो किसके बराबर है 5 5 half life. राइट। एक हाफ लाइफ कितना हो गया 3 days. हाफ लाइफ का तो ln 2 बाय ये इसके उसी के बराबर है, तो 1 बाय लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा जैसे मर्जी कर, राइट। अच्छा 10 डेज का कैसे निकालोगे उसके लिए सिर्फ प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा। वो पहली वाली इक्वेशन यूज कर ली जो सबसे पहले लिखा था, माइनस लैम्डा कितना है ln2/3. इनटू टाइम कितना में निकालना है 10 days 10 डेज का कितना बचा ln2 power 10/. ऑप्शन है तो कुछ उसके अगर आपको वैल्यू गिवन करके आप उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आसान डेटा तो शायद आराम से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे 10/3 को पावर में ले जाएंगे, ln2 सर e के साथ कंबाइन हो जाएगा 2 की पावर हाँ जी, माइनस 2 की पावर 10/3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के वो 32 की टर्म्स में ही बन जाएगा। ओके परफेक्ट। ये 1/e की पावर 10/3 लॉन्ग लिख सकते हो, 10/3 को 2 की पावर पे ले जाओ, e की पावर जो भी लिखा हुआ e की पावर ln ऑफ समथिंग क्या होता है वो दैट समथिंग हो जाता है। यस, चलो नोट कर लो। आगे बढ़े Yes, sir. ये देखिए अभी टर्म होते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आपके पास जो रेट ऑफ डिके उसे बोलते हैं एक्टिविटी। जो रेट ऑफ डिके इज बेसिकली माइनस dn/dt, दैट इज एक्टिविटी।
अब बताओ माइनस dn/dt वो क्या है? लैम्डा lambda into n. लैम्डा इनटू n। परफेक्ट। जो n है वो क्या है? ये जो है इसे ये इसको बोला अपने एक्टिविटी। ठीक है, तो लैम्डा इनटू n, अगर n के नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एनी टाइम, तो लैम्डा इनटू n तो क्या दे रहा है? किसी भी टाइम की एक्टिविटी। और लैम्डा इनटू n नॉट क्या देगा? इनिशियल एक्टिविटी। यस सर। मैं बोल रहा हूँ dn/dt जो है माइनस dn/dt वो एक्टिविटी, मतलब लैम्डा इनटू n एक्टिविटी है। और लैम्डा इनटू n किसी भी t टाइम की एक्टिविटी है, लैम्डा इनटू n नॉट क्या हो गया? इनिशियल एक्टिविटी हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है एक्टिविटी को सिंबल दिया अपने a इक्वल्स टू a नॉट e पर माइनस लैम्डा t। A is the activity at any time t, a naught is the initial activity। ठीक है, अब ये जो है रेट ऑफ डिके है, एक्टिविटी इज बेसिकली रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके की जो यूनिट है वो होती है becquerel होती है। बेकर या फिर क्यूरी। इसका ये becquerel कितना होता है? मतलब होता है 1 डिके पर सेकंड। दैट इज इंटीग्रेशन बोल दो। becquerel इसकी यूनिट होती है, फिर होती है क्यूरी। 3.7 into 10 raised to power 3. 7 to 10 की power in 10 raised to the power 10. ये ठीक है ना यार? चलो ओके। 1 becquerel क्या है? ऐसा यूनिट है। 1 becquerel मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और एक और यूनिट यूज होती है वो क्यूरी होती है। चलो नोट कर लो यार, कर लिया नोट? Yes sir. अरे मान लो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, कोई एलिमेंट x है, वो डिसइंटीग्रेट है y में, रेडियो एक्टिव है, वो x से y बन रहा है। ठीक है, अब ये क्यों है ना कि कोई टाइम t नॉट है, ये 1:3 में है। एट टाइम ठीक है, फाइंड मीन लाइफ। सर इनिशियली सिर्फ x था हमारे पास। हाँ है ना, इनिशियल तो ऑब्वियसली क्या होगा आपके पास, सारा सारा x ही होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, x कम होने लगेगा और y बढ़ने लगेगा ना।
मैं मीन लाइफ के लिए आपसे हाफ लाइफ पूछ सकता हूँ, मतलब बेसिकली मेरा पर्पस कि आपसे क्या क्या कैलकुलेट करो ना, लैम्डा लैम्डा जाएगा, तो आप चाहे मीन लाइफ पूछो चाहे हाफ लाइफ पूछो, कुछ भी हो जाएगा। Sir, T naught by ln4. Yes. ln4। चलो देखो भाई बाकी लोग। Yes. Yes, sir. ये sir. बाकी लोग नहीं, आसान से एक बार ट्राई तो करो। T naught by ln 4 by ये 3. भी आ रहा था T नॉट बाय ln 4 ही आ रहा Yes, sir. ln 4/3 आ रहा है। Yes, sir. T naught by ln 4 by 3. Yes, sir. T naught by ln 4. सर ln 4 ही आएगा सिर्फ। ln4 बोल रहा है कोई, कोई 3 का फैक्टर भी लगा रहा है, देखो ना एक बार फिर से, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है अभी तो ठीक है, कुछ लोगों ने कर लिया कुछ ने नहीं किए, मेरे ख्याल से 3 का फैक्टर नहीं आएगा। Yes, sir. T naught by ln Sir, 4. नहीं आएगा सर। एक्टिव मास वाला देखना। हाँ जी Yes, सर, sir. प्रेजेंट जो मास है बस वही देख। तो नहीं बाकी लोग ट्राई करने दो एक बार। सर ठीक है, सही ठीक है, नहीं आएगा। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। सर जो इससे पहले जब हमने न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ी थी, तो जितना आपने पढ़ाया वो सफिशिएंट था या फिर हमें अलग से वो बुक से पढ़ना है अभी? जो मैंने पढ़ा वो सफिशिएंट है, लेकिन अब बुक से पढ़ने से आपको फायदा होता है, आपको और छोटे छोटे कोई थ्योरी का कोई पॉइंट मिल गया, कोई डेटा मिल गया जो आपको हेल्प करता है। तो मॉडर्न फिजिक्स की तो आपको कम से कम 2 से 3 बार मतलब मान के चलो कि आपको एनसीईआरटी पूरे मॉडर्न की पढ़नी पड़ती है ना। सर एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं है? वो एनसीईआरटी में ना मतलब लैंग्वेज मेरे को इतनी मतलब नहीं एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में जो भी डेटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो भी वैल्यूज लिखी हुई है, वो सब आपको मतलब याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं रख पाओ तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको, मतलब कोई आपका कोई थ्योरेटिकल पॉइंट ना छूट जाए। हालांकि जो हमने क्लास में किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, फिर भी मतलब होता है कि वो थोड़ा बहुत हमारा अप्रोच क्या रहता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इधर उधर की कहानियां भी लिखी होती है कि मतलब ये क्यों हुआ था, किसने किया था, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं मॉडर्न से कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इस टाइप से। एक बार बहुत पहले आया हुआ, हालांकि एक बार जो आया तो वापस आएगा, लेकिन फिर भी कुछ भी पूछ सकते हैं ना। ऐसे मान के चलो कि जिस दिन आप जे का एग्जाम निकलो तब तक अपने मॉडर्न की जो 3-4 चैप्टर है उनको कम से कम 2 से 3 बार आपने रीड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपको लैंग्वेज मुश्किल लगती है तो कोई बात नहीं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एचवी पढ़ लो, या पहले एचवी पढ़ लो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, या तो मैं तो कहता हूँ प्रदीप पढ़ लो, सबसे बढ़िया। मॉडर्न थ्योरी पढ़ना है तो भाई सर मैं प्रदीप से ही पढ़ रहा हूँ, वो सही है बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, प्रदीप बहुत अच्छी बुक है, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए और उसके लिए डिटेलिंग चाहिए, प्रदीप बहुत बढ़िया बुक होती है। जस्ट बिकॉज वो 11th-12th की रेफरेंस बुक मानी जाती है तो सबको लगता है कि यार ये कौन पढ़ेगा, हम तो आईआईटी की तैयारी करते हैं। इन रियलिटी में एक्चुअली बहुत अच्छी बुक है वो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आप सब प्रदीप से ही अगर आप रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन निकालोगे ना, तब भी आईआईटी का आपका एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो जो आपसे नहीं बनेगा। अब कोई जरूरत नहीं है आप कि आप आशीष लगाओ, बीएम लगाओ, हीरोडो लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये सब जरूरत नहीं होती है। चलिए देखो 1 to 3 at t equals to 0, इसके बाद कितने थे n नॉट 3 at t equals to t नॉट 1 to 3 हो गया, मतलब कि ये कितना हो गया, n naught by 4. और ये 3 n naught by. 3 naught by 4. तो ये आप क्या बोलोगे, जो x था, x m नॉट से भाई जो डिके हो गया वो देखना होता है, जो एक्टिव लगे वो देखने होते हैं, जितने प्रेजेंट है, जितने प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, कितने टाइम में, टी नॉट टाइम में। और दिख रहा है टी नॉट क्या है, बेसिकली
इक्वल्स टू सर प्रेजेंट 3/4 नहीं है? वो तो y है ना। हाँ ठीक है। डीके किसका देखते हैं हम? रेडियोएक्टिव कौन है? X n n इक्वल्स टू जो n नोट वगैरह होता है उसमें n क्या होता है? नंबर होता है at प्रेजेंट। the beginning. N नॉट होता है वो। हाँ n at any particular time. तो अभी t नोट n के बाद कितने बचे इसके पास? n/4. तो जो t नोट लिखा हुआ है 2 हाफ लाइफ के बराबर है। एक हाफ लाइफ कितना कितना हो गया? T naught by हो जाएगा अब तो। yes. हाफ लाइफ पूछूं नहीं पूछूं से मैं सिंपल से आपसे क्या पूछ सकता था? फाइंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। ठीक है ना। अब ये लॉन्ग टू नीचे चला जाएगा 1/λ इटसेल्फ क्या है? मीन लाइफ। ठीक है नोट कर लो। आगे बढ़े क्लियर नोट। Yes. मान लो आपके पास क्या है? मान लो एक एलिमेंट x है उसमें दो साइमल्टेनियस डीके होते हैं कि अल्फा डीके भी कर रहा है और ये बीटा डीके भी कर रहा है। ठीक है अल्फा डीके कर लो हाफ लाइफ सर बोलो। सर एक बात बोल लूं सर, मेरे पास ना सर प्रदीप पड़ी है 2010 की है, लेकिन तो सर ठीक रहेगी? हाँ हाँ 2010 की कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। थोड़ा लेटेस्ट तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ी जो चीज अपडेट होती रहती है लेकिन जो ओवरऑल जो चाहिए जो कंटेंट चाहिए वो सारा 2010 की और 11 के 12 की कोई फर्क नहीं। बट लेटेस्ट होना थोड़ा सा बेटर रहता ही रहता है। इसकी टेंशन मत लो मोर ओवर है ना लमसम सेम है। चलिए मतलब एलिमेंट है वो अल्फा डीके भी कर रहा है वो गामा डीके भी सॉरी अल्फा भी कर रहा है बीटा डीके भी कर रहा है। अल्फा डीके होता है तो जो उसकी मेन लाइफ है वो T1 है और जो बीटा डीके हो रहा है ना ये आपका T2 है। तो आपको ये बताना है आपकी इसकी जो मेन लाइफ होगी जैसे ऐसे बोल सकते हो अगर सिर्फ अल्फा डीके होता तो मेन लाइफ T1 है सिर्फ बीटा डीके होता तो मेन लाइफ T2 है। और दोनों साइमल्टेनियस डीके हो रहे हैं तो फाइंड द हाफ लाइफ। देखिए if only alpha decay occurs half life is T1 only beta decay occurs half life is T2 if alpha and beta decays are occurring simultaneously alpha and beta decays are occurring simultaneously mean life
सॉरी फाइन हाफ लाइफ बोलो, हाफ लाइफ दिए तो इसकी हाफ लाइफ निकालना। Only alpha decay half life is T1. If only beta decay half life is T2. Both are occurring simultaneously. What is the half life of the element? T1 D2 upon T1 plus T2. बाकी लोग ट्राई करो, कंफर्म करो ये आ रहा है कुछ हो रहा है। T1 T2 by T1 plus T2. ये आ रहा है तो केमिस्ट्री में क्या वाला नहीं Yes sir. देखते सेम है। क्या बोलते केमिस्ट्री में, उसको पैरेलल रिएक्शन बोलते हो यार? Parallel first order. यस Yes, parallel first. भाई क्या होता है इसका लॉजिक? सर दोनों का अलग अलग डिसइंटीग्रेशन मान लेते हैं, dA1 by dt और dA2 by, ठीक है, और फिर उसको ऐड कर देंगे तो सिंपली K1 plus K2 A आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप ये कह रहे हो जो x है ना, पहले क्या था, मतलब पहले से मान लो अल्फा होता था, मान लो पहले आपके पास x के पास 100, आपके पास 100 एटम्स है ना, ग्लोबली 100 न्यूक्लियर बोलो 100 एटम बोले की बात होगी यार, जितने एटम होंगे उतने तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर होंगे, मान लो x के 100 एटम है, ठीक है। एक मोमेंट में ना, छोटे से गिवन टाइम में कुछ अल्फा डीके, 2 अल्फा डीके करके और एक बीटा डीके कर गया, तो उतने टाइम के बाद x कितना बचा? 97। अगर सब अल्फा करता तो 98 होता, सब बीटा करता तो एक ही बीटा डीके कर रहा है, मैंने बोला कि 2 अल्फा किया और एक बीटा किया, ठीक है। सब अल्फा करता तो 98 होता, सब बीटा करता तो 99 होता, लेकिन अल्फा बीटा दोनों साइमल्टेनियसली डीके हुए, तो उतने टाइम में अब कितने नंबर ऑफ एटम्स थे इसके? 97। इस केस में जो उसका रेट ऑफ डीके है वो क्या है? ड्यू टू अल्फा प्लस ड्यू टू बीटा। इसकी जो टोटल एक्टिविटी आएगी, इसकी जो टोटल एक्टिविटी आएगी, मतलब किस रेट से ये टोटल एक्टिविटी आएगी, ये किस रेट से डीके कर रहा है? एक्टिविटी ड्यू टू अल्फा डीके, एक्टिविटी ड्यू टू, वो लॉजिक समझ आ रहा है? अगर अल्फा करता तो सब 98 बोलते, कितना डीके कर गए? 2 डीके हुए पर सेकंड। सब बीटा करता तो बोलते सब 1 डीके हुआ पर सेकंड।
अब यहीं पे आप देखोगे अगर दोनों एक साथ किए तो आप उतने टाइम में आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर दिखाई देंगे एक्स के? 3. 97 है ना, तो ये 97 रह गए। तो अब जो इसका रेट ऑफ डीके था वो 2 + 1 नहीं हो गया, तो एक्चुअल टोटल एक्टिविटी आई है वो आई है ना, ड्यू टू अल्फा प्लस ड्यू टू बीटा, है ना। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियर पड़ जाने कितने n at any time t, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है n, ठीक है। तो एक बार बताओ अल्फा डीके और बिल्कुल कोई भी डीके होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं डीके करने के लिए। अल्फा के लिए कितने प्रेजेंट है n, और बीटा के लिए भी कितने प्रेजेंट है N. भाई? अल्फा के लिए भी n अवेलेबल है, बीटा के लिए भी N ही है. वो तो आगे प्रोबेबिलिटी होती है कि भैया कब डीके होगा, राइट। इसके लिए क्या है लैम्डा, इसका भी जो है लैम्डा 1 2 1, मतलब इसका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2। और अगर इन दोनों हटा के मैं क्या बोलूं एक सिंगल डीके हो रहा होता, अगर इस दोनों को हटा के अगर मैं बोलते इसका एक सिंगल डीके है, सिंगल डीके का अगर मान लो डीके कांस्टेंट लैम्डा है, लैम्डा इनटू n कट जाती है मतलब लैम्डा 1 प्लस सिंपली डीके जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया लैम्डा क्या होता है ln 2 बाय t हाफ, और t हाफ ln 2 का इसका t हाफ कितना है T1. t1। सही है, ये तो केमिस्ट्री वाला आपका बंदा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं। अभी सबके पास एनसीईआरटी रहेगा क्या? Yes. Yes, sir. एनसीईआरटी ले लो या फिर आपके पास प्रदीप है तो और अच्छा है, क्योंकि बताता हूँ कि आप अभी न्यूक्लियर रिएक्टर, अलग न्यूक्लियर रिएक्टर में अभी तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि जेई में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड्स में आता होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन। बट हाँ समाओ एक तो छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में से कि भैया कि उसमें मॉडरेटर क्या काम करता है, कौन है, कैसी रिएक्शन होती है, मतलब आपको पता स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आते हैं यूरेनियम पे गिरते हैं, फिर आपके डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं, कुछ फिर फर्दर उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो फर्दर क्या करते हैं और यूरेनियम को स्ट्राइक करते हैं। स्लो डाउन करने के लिए वो मॉडरेटर यूज होता है, हीट निकालने के लिए भी कुछ आप एक कूलेंट यूज करते हो, तो कूलेंट के लिए क्या यूज करते हो, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप कैडमियम रोड्स यूज करते हो, स्लो डाउन करने के लिए आप हैवी वाटर यूज करते हो। ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, कोई पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. मुझे लग रहा है वही पढ़ना अपने को। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑर्डर रेडियो एक्टिविटी में, तो तुम कहां से कहां रीड करना है मेरे को रीड कर लो, फिर देन विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। ये देखो मान लो यार कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है ना, वो उसको वो प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, radioactive sample, a radioactive sample, a radioactive sample, a radioactive sample is being produced, is being produced, is being created लिख लो या simply is being produced at a constant rate of k.
रेट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज के, बट सिंस ये क्या है रेडियो एक्टिव है तो ये साथ में क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट भी होगा, डीके करेगा। तो डीके कांस्टेंट है वो है लैम्डा। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ये है इतने एटम्स पर सेकंड आपके क्रिएट हो रहे हैं इस कांस्टेंट पे ना, इस रेट में आपके क्या कर रहे हैं एटम्स क्रिएट हो रहे हैं, बट सिंस ये रेडियो एक्टिव है तो ये क्या होगा, साथ साथ में मान लो आप क्रिएट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एटम्स होंगे न्यूक्लियर में जो फर्दर क्या हो रहे हैं फिर से डिके। डीके कर रहे होंगे। हम तो आपके पास कुछ ऐसे ही हो गया कि आपके कंटेनर में आपके टाइप से पानी डाल रहे हो और नीचे से क्या है उस कंटेनर में एक होल है, तो क्या होगा पानी आता जा रहा था लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा पानी बाहर भी निकल रहा होगा। यस सर। परफेक्ट। तो ऐसे बताना है सबसे पहला पार्ट, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, कितने न्यूक्लियाई आपके मैक्सिमम प्रेजेंट है। दूसरा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई at any time t, simply बोलो as a function of time। सर इनिशियल एन नॉट लेना है इसमें ना। इनिशियली जीरो था, क्रिएट करें ना इनिशियली जीरो था। सर पहले का के बाय लैम्डा। Yes, sir. K by lambda. सर ये तो सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर वाला है ना। बिल्कुल, मतलब पहले एक बनाया फिर दूसरा बना, ठीक है, लेकिन आपको उतना डिफिकल्टी नहीं जानेंगे, बहुत आसान सा बनाएगा ये।
सर फर्स्ट वाले पार्ट का k बाय लैम्डा आ रहा है। के बाय लैम्डा। यस सर, और Yes, वो sir, K by lambda. Yes, sir. K by एक्सप्रेशन आ lambda. रहा है k बाय लैम्डा इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय लैम्डा। चलो बाकी लोग, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, मतलब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट था आपके लिए। कंटेनर में से कंटेनर पूरा खाली था, है ना, कोई पानी नहीं था और नीचे एक होल है। अब आपने टैप से पानी डालना चालू किया तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, आपको पता है कि भैया आपके जो पानी निकलने का जो रेट है वो भी बढ़ने लगेगा। क्यों, ऐसे कोई चलो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, ऐसा क्या? सर मैं ट्राई करूं सर? हाँ एक्सप्लेन क्यों नहीं करूँ मैं तो। सर पहले तो हम रेट देख लेंगे कि जो प्रोडक्शन माइनस और डिसइंटीग्रेशन का सब्ट्रैक्ट करके एक एक्चुअल रेट आ जाएगा dV by dt। उससे वो जो पहला रेट दिया वो तो कांस्टेंट ही है, k के बराबर ही है, और माइनस लैम्डा टाइम्स कुछ b सब्ट्रैक्ट हो रहेगा जो कि वेरिएबल, और dB by dt देखना है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने हैं तो dB by dt की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो उससे सीधा ही आ जाएगा कि जो b मैक्सिमम होंगे k बाय लैम्डा के बराबर होंगे। सही है। ये देखो अब बिल्कुल एक बात बताओ कि इनिशियली तो देखो रेट ऑफ डिके किस पर डिपेंड करता है, ये कितने न्यूक्लियर, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या है, 0 है, कोई डिके नहीं होगा। जब आप प्रोड्यूस करने लगोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ डिके भी बढ़ने लगेगा, है कि नहीं? एक टाइम आएगा जिस रेट से आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उसी रेट से क्या हो रहा होगा, डिके हो रहा होगा। जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतना डिके हो गया, तो आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए क्या? यस यस सर। तो न्यूक्लियर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और उसी रेट से डिके भी कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी रेट से डिके कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी रेट से डिके हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर फिक्स्ड हो गए, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकते। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर की बात आएगी तब रेट ऑफ डिके एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, Equal. बराबर। जस्ट लाइक कि आप टैप में से पानी आ रहा है, पानी है तो आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो देखो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, निकलने का रेट क्या होगा, तो याद है एरिया इनटू वॉल्यूम, वेलोसिटी, सॉरी, यस सर। हाँ है ना। और वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं h हाइट ले लूं तो √2gh। पर यस सर। ना, अगर मान लो कंटेनर का एरिया बहुत बड़ा है उसके लिए छोटा है तो √2gh लिख देंगे, है ना। यस अब क्या है, इनिशियली तो जैसे h कम था तो पानी निकलने का रेट कम था, आने का रेट ज्यादा था, तो आपका क्या होगा, ओवरऑल आपकी हाइट बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ने लगेगी वैसे वैसे निकलने का रेट भी बढ़ने लगेगा। और एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आ गया जब जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी निकल रहा है, तो हाइट विल बी मैक्सिमम, मतलब h जो होगा उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया ना। यस सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि किसी इंस्टेंट पे, है ना, ये रेट से आप प्रोड्यूस कर रहे हो और लैम्डा एन से आप एट एनी टाइम टी जब न्यूक्लियर है एन, किसी भी रैंडम टाइम पे देखोगे जो डिके का रेट है वो लैम्डा एन है और जो प्रोडक्शन रेट है वो के है, तो जो नेट रेट ऑफ जिस रेट से एन चेंज हो रहा है वो dn by dt जो है वो क्या होगा, यहाँ dn by dt क्या है, डिके है या फिर नेट प्रोडक्शन रेट होगा, नेट प्रोडक्शन। Net product.
नेट प्रोडक्शन वाला है, क्योंकि आपके पास क्या n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी क्या होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी और एक टाइम के बाद जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन, अगर डीके नहीं होता, अगर मैं लैम्डा को 0 कर दूं, कोई डीके नहीं हो रहा है, लैम्डा का डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट को 0 कर दो, तो dn/dt सिंपली क्या है, k क्या हो जाता, रेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता dn/dt। बट अब वो क्या कर रहा है, डीके भी कर रहा है, तो जो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, इस रेट से प्रोड्यूस हुआ, इस रेट से डीके हुआ, ये हो गया आपके पास। अब किसी ने बोला कि मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो dn/dt क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। k equals to n उसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू n कितनी है, k बाय लैम्डा, राइट। यस टाइम भी निकालना है, तो आपके पास ये जो लिखा हुआ है dn अपॉन k minus lambda है। इंटीग्रेट कर देते हैं, t0 पे m0 को n टाइम t, ये क्या हो गया, m log of t माइनस लिमिट डाल क्या बनेगा, k minus lambda and बाय k minus lambda। ये बनेगा 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t, अब क्या n आ जाएगा, k by lambda into 1 minus e की power minus lambda t। आ जाएगा आपके पास a बाय लैम्डा। अगर देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वाला फैक्टर छोटा होता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, t इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दूंगा क्या हो जाएगा, k बाय लैम्डा, ये अपने जब इसकी वैल्यू लेगी वो k बाय लैम्डा ही आएगी। Yes sir। और इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कुछ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आसान था। सर एक ना वो प्रोबेबिलिटी वाला एक वो कंसेप्ट बता दो एक बार, वो काफी क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट इज सेम, तो वो उसमें क्या लगाना होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या करोगे, तो उसके आने के जितने भी चांसेस है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। है ना। तो आपको किसी भी टाइम पे डिके होने के लिए क्या चाहिए आपके पास, आपको डिके करवाना है, मान लो राइट कि अगर वो डिके होना है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो किसी भी में बोलोगे यार क्या प्रोबेबिलिटी की वो डिके कर जाएगा, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए मैथमेटिकली, मतलब वो होना चाहिए ना कि पॉसिबिलिटी अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ केस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, यस सर। है कि नहीं।
तो सिंपल ये देख लो कि अगर किसी के डीके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया है प्रेजेंट एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने थे एन नोट थे। अब मुझे पूछा कि बताओ 5 सेकंड के बाद इसके डीके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 5 सेकंड बाद देख लो कि भाई 5 सेकंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हैं। बस n बाय n नोट कर दो। तो मतलब सर e की पावर माइनस लैम्डा टी वही है बस उसका मतलब डीके होने की प्रोबेबिलिटी है और डीके नाम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस कर देंगे। यस राइट नोट कर लो। सर मॉडर्न फिजिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते होंगे हर साल? अगर ऐसे तो कोई मतलब नहीं मतलब सर एवरेज मतलब ऑन एवरेज पूछ रहा हूँ कि कितना आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों पेपर मिला के। इस साल नहीं आया था यार। सर इसके क्वेश्चन मतलब सर कैलकुलेटिव वाले होते हैं या फिर मतलब थ्योरेटिकल आते हैं क्वेश्चंस? मोस्टली जो कैलकुलेशन बेस्ड ही आते हैं। मोस्टली तो ऐसे कि यहाँ से जंप किया कितनी जो लाइन्स निकली इसमें कितनी एनर्जी थी या आपने 4 से लेके अपने 1 में जंप कर दिया तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी मिलेगी या मैक्सिमम लेंथ कितनी मिलेगी इस टाइप से उस पर आ जाते हैं। आपके एटम पे आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक स्टैंडर्ड आते हैं इतनी एनर्जी का आया तो ये मेरा वर्क फंक्शन था जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है इतनी है। या उल्टा कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम रेडियस इतनी थी उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया इतनी मैक्सिमम रेडियस थी तो बताओ कितनी एनर्जी से आया होगा। एक्चुअली रेडियस से क्या पता लग जाएगा mv। यस सर, रूट 2 के एम वाला लगा देंगे। वहां से काइनेटिक एनर्जी पता लग गई। काइनेटिक एनर्जी से आप और वर्क फंक्शन बताइए दोनों एनर्जी को ऐड कर दो तो आपको इंसिडेंट एनर्जी पता लग जाएगी। अब इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वेवलेंथ पूछी उसको h बाय लैम्डा या h न्यू से कंपेयर कर दो। क्या क्वेश्चन मतलब एक एक्सरे पे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पे जो आपने किया है अच्छा आपने वो मास डिफेक्ट वाले कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं क्या? सर उस पे करे थे कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है तो उसमें ही वो यूज हो जाता थोड़ा थोड़ा। यस सर।
सर कर लिया नोट। चलिए एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो यार। एनसीईआरटी में पेज नंबर 451 जहाँ लिखा हुआ है 13.7 न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, फिर उसमें जिस नीचे लिखा हुआ है फिशन के बारे में लिखा हुआ है। फिशन में किसको यूज करते हैं, न्यूट्रॉन आता है टकराता है, फिर इससे क्या बनता है, वो फर्दर किस में टूटता है, ठीक है, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, एवरेज एनर्जी कितनी है वो, एंड देन उसके बाद है मतलब 13.7 के 2 पार्ट हो गए। थ्योरी वाला पार्ट है पूरा। सर फिशन से पढ़ना है। 13.7 से ही स्टार्ट करना है। है ना, ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से आपकी निकलती है, एक तो फिशन हो गया और एक फ्यूजन हो गया। तो ये बताया कि फिशन की रिएक्शन क्या होती है, ये बताया कि उसको कैसे यूज करते हैं। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पूरा दिया हुआ है। हाँ, ये खत्म हो जाता है अप टू 455। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिक सेटअप क्या है, कौन सा सोर्स एलिमेंट लेते हो, यूरेनियम लेते हो, फिर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आते हैं, वो टकराते हैं, फिर हीट प्रोड्यूस होती है एनर्जी में, उसमें आपको कंट्रोल करना है तो कौन सा मटेरियल यूज करते हो, कूलेंट की तरह कौन सा मटेरियल यूज करते हो, इन सब पे थोड़ी क्वेश्चन बनते हो। तो आपको अभी ये पढ़ो, ये वाला पार्ट 4 पेज ही है, और फिर घर पे आप जो बचाओ पार्ट है पढ़ना आपको पूरा एंड तक है। फ्यूजन वाला भी पढ़ना आपको। इन सब में गिवन है कि फ्यूजन जनरली कितने टेम्परेचर पे होता है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, राइट, कितनी एनर्जी का बैरियर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूजन के लिए। तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए। फिर पेज नंबर इसी में पहले ही 452 में जब फिशन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपके पास इतनी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जो भी न्यूक्लियस आप यूज कर रहे हो और इतनी एनर्जी आपकी लिबरेट हो रही होती है, तो वो थोड़ा मोटा डेटा आपको पता होना चाहिए। अभी ये 4 पेज पढ़ो, बाकी जो 55 का जो फ्यूजन रह गया, फ्यूजन आप घर से पढ़ के आओगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन विल बी स्टार्टिंग विद सेमीकंडक्टर्स, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप अभी इसको घर से पढ़ना है तो हम लोग अभी सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल आई वांट कि आप एटलीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी एंड फिशन जरूर पढ़ो, रिएक्टर चाहे छोड़ दो अभी के लिए, बट फिशन की रिएक्शन और न्यूक्लियर एनर्जी वाला वो पैरा पढ़ो। 451 से 452 अभी पढ़ो। न्यूक्लियर रिएक्टर आप चाहे एचसीवी से पढ़ो चाहे प्रदीप से पढ़ो चलेगा। प्रदीप में थोड़ा ज्यादा अच्छे से मतलब ऐसे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के बताया हुआ है, तो क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। सर बीएम या डीसी से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने कहीं से भी पढ़ लो यार। ओके सर। मेरे ख्याल से डीसी पढ़ने में तो दिया हुआ ही नहीं होगा रिएक्टर के ऊपर। सर बीएम में दिया हो सकता है, डीसी पढ़ने में तो नहीं दिया हुआ है। एचसीवी में डेफिनेटली दिया हुआ है। बीएम में भी होगा ही सर, बीएम कुछ छोड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिया होता है उसमें। हाँ बट एटलीस्ट एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी तो लगा लो कि कम से कम 2 से 3 राउंड एनसीईआरटी के आपको करने ही करने हैं मॉडर्न के, स्टार्टिंग फ्रॉम एटम वाले चैप्टर से लेके अप टू दिस न्यूक्लियाई तक। 3 चैप्टर ना, एक एटम्स हो गया, एक डुअल नेचर ऑफ
लाइट एंड मैटर हो गया, राइट? और लास्ट चैप्टर ये न्यूक्लियर। यस सर। सर तो बस वैसे इसी के साथ आपका जेई एडवांस का सिलेबस खत्म होता है। अब यहाँ से कल से अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपने मेंस के। पहले क्या पढ़ना चाहोगे, सेमीकंडक्टर या फिर वो अपना अर्थ जो मैग्नेटिज्म? सर जेई मेंस मैग्नेटिज्म के करा टाइम दो पे पहले। करवा देना सर। सर प्लीज सर, आप सही कह रहे होगे सर, वो आप सर प्लीज सर। सर बाद में मेंस के करवा पहले देना। अगर आपको लग रहा है कि मेंस के पहले वाली है तो फिर वो तभी कर लेंगे, अगर याद ही सर रखनी पूछ है चीजें। कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिवीजन कर लेते हैं सर वो पहले वाली। सर नवनीत सर ने भी सर अपना रिवीजन क्लासेस रख दी है, वो साइड start पे हाँ कर सर, आप वो भी रख लो। आज है सर हर कॉन्ट्रैक्ट। 3-4 दिन में सर, हर 3-4 दिन में वो एक चैप्टर की करवा रहे हैं हम, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब देखो, नवंबर से तो आपका ऑफिशियली आपके पास है ना, वो क्या कहते हैं, आपके पास पूरा स्केड्यूल आएगा कि किस वीक में, कि इस संडे किन 2 टॉपिक्स का या किन 2 या 3 चैप्टर का पेपर है ना। फिर उसकी डिस्कशन वगैरह, तो उसमें कुछ पूछना हो तो मतलब कुछ पढ़ना हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और रिवीजन में ये होगा कि आप ऑलरेडी खुद से एक बार पढ़ के आप आओगे है ना। क्लास नोट्स में से कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, वो डिस्कस होगा। यस सर। अपने कंटेंट सेट कर लेंगे है ना, तो जितने से मिलेगा वो कंटेंट सॉल्व करना है, या फिर अपने पास जो लास्ट के मॉड्यूल थे उनमें उनको एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। जो जैसे भी है एक कंटेंट अपन सॉल्व करेंगे, उसकी डिस्कशन रखेंगे, प्लस पेपर डिस्कशन रहेगा है ना। क्योंकि और मोस्टली भी अभी भी बच्चे मोस्टली क्या डिमांड करते हैं, उनको थोड़ा टाइम स्लॉट ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो लेक्चर है वो स्टडी स्लॉट बन जाते हैं। क्योंकि फिजिक्स भी करना है, उसी वीक में 2-3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के भी आ रहे होंगे, उसी वीक में आपके पास 1-2 चैप्टर आपके और 2-3 चैप्टर मैथ के भी आ रहे होंगे। तो इतना नंबर ऑफ क्लासेस अगर डेली 5-5 आती है तो पॉसिबल नहीं कि आप कर पाओ। मोस्टली क्या होता है कि आप फिर 1-2 लेक्चर के बाद मतलब अपना स्टडी स्लॉट बना लेते हो, और फिर मतलब 5 लेक्चर आए तो उस पर 3 आपके लेक्चर हो गए डिस्कशन के, प्लस आपके पेपर डिस्कशन के, प्लस आपका कॉन्सेप्ट डिस्कशन के या कंटेंट डिस्कशन के। बाकी 1 या 2 लेक्चर अपने से स्टडी स्लॉट बना देते हो। लेकिन फिर देखते हैं वो तो तब की तब देखते हैं कि किस तरह से अपना पेज चलता है, कितना काम ज्यादा है, किस वीक में कितना है, काम कम है डिस्कशन ज्यादा हो जाएगी, काम ज्यादा है तो डिस्कशन के लेक्चर थोड़ा कम कर लेंगे, जैसा भी है। बट अभी मैं एक जो भी इस वीक में आप लोगों को जो भी जेईएमएस के 1-2 टॉपिक है, जैसे कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हमारा क्लासिकल मैग्नेटिज्म छूटा हुआ है ना। इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, या मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में था, वो करते हैं। हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लिया था ना। यस सर। तो स्टार्टिंग से देखो तो अपना एक तो आपको अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट करना है, और सर वेव में भी था थोड़ा बहुत। कौन सा? सर डॉपलर इफेक्ट वगैरह। वो तो एक फॉर्मूला, चलो वो भी ठीक है। तो एक मतलब एटलीस्ट चलो स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल के लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। सर हाँ दोस्त बोलो। अभी बाकी लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ो, ये 2 पैराग्राफ है, अभी पढ़ो। हाँ सर विकिपीडिया पे लिखा हुआ है हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल 62 की होती है। देखा, जो अपना एनसीईआरटी बोलता है अपन तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, है ना। विकिपीडिया तो है, तुम भी कुछ एडिट कर सकते हो, पॉसिबली हो सकता है कि लेटेस्ट डेटा हो। लेकिन अगर मैं जाता हूँ पहले यहाँ पर, अगर आप इस पे जाते हो पेज नंबर कौन सा आपका 444, वहां पर लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी बोलती है अपन एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे।
दिखा आपको 444 पे ग्राफ भी बनाया हुआ है और उसमें जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ भी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो A56 के लिए मैक्सिमम होती है। 56 है वो कौन है? आयरन है ना? बेरियम से। चलिए सर विकिपीडिया को कोट करूँ मैं? वो तेरी मर्जी दोस्त है ना, उससे मैं क्या बोलूं, लेकिन जो भी डेटा है, जो एनसीईआरटी का डेटा है, ये इन द एंड क्या होगा कि जितने भी डिस्क्रिपेंसी हो आईआईटी हमेशा एनसीईआरटी में जो लिखा हो उसके साथ जाएगी, है ना। इवन इफ एनसीईआरटी में गलत हो, सही हो, अपडेटेड नहीं हो, कुछ भी हो, क्योंकि आईआईटी जी तो ये मानेगी क्योंकि उसका जो पेपर हो एनसीईआरटी बेस्ड है। बहुत बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया एनसीईआरटी ही मानेगी वो। तो कभी भी ऐसा कुछ हो, हमेशा चीजों को एनसीईआरटी से टैली कराओ, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को फॉलो करो। सर उसके नीचे लिखा हुआ है पर एक और ऊपर तो निकल है बट नीचे एक और है, उसमें लिखा हुआ है कि आयरन की सबसे ज्यादा है विकिपीडिया के नीचे। उस लिंक के नीचे या विकिपीडिया के पेज में ही? नहीं सर विकिपीडिया के पेज में नहीं, मतलब जैसे हम सर्च करते हैं ना सही। तो एक तो सबसे पहले लिखा आता है कि निकल की सबसे ज्यादा है और नीचे व्हाट पीपल आस्क, मतलब कुछ ऐसा आता है ना, तो विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, तो उसमें आयरन का लिखा हुआ है। आयरन की जो एनसीईआरटी में भी आयरन लिखा हुआ है, आयरन को मान के चलो यार, है ना। आपने वो पेज नंबर अदरवाइज भी मैंने बोला था वो पढ़ने के लिए कि पेज नंबर 444 जिसमें ग्राफ गिवन है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला फंडा वाला पेज, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स वाला जो था ग्राफ वगैरह दिया था, वो पूरा पढ़ लिया 444 445? Yes, sir. पहले पढ़ लिया था सर। 2 से 3 लेक्चर यस। पहले वाला 2 पेज पढ़ने हैं। Then again coming back to the page number 451 452. पढ़ लिए सर ये दोनों? ये तुमने पढ़ा है, इसका आगे फर्दर पर चले जाओ न्यूक्लियर रिएक्टर पे।
अगर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट की, अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले पहले बताओ, पढ़े सभी लोगों ने एटलीस्ट ये 2 पैराग्राफ तो पढ़ लिए होंगे। फिशन का जो 13.7.1 है ना, जो 13.7.1 है, फिशन के बारे में उन्होंने बताया कि अगर आपका जो यूरेनियम है उस पर अगर आपका न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करे तो उसे 3 रिएक्शन देके 3 तरीके से टूट सकता है। पढ़ा ये? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखा हो कि जो आपकी जो एनर्जी निकलती है वो किस ऑर्डर की होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है, राइट। तो एक तो ये चीज नोट करने लायक है, हमें नोट्स में नोट कर लो कि जब भी आप यूरेनियम का फिशन करते हो तो जो एनर्जी निकलती है वो किस ऑर्डर की होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हो सकता है ना मैट्रिक्स मैचिंग का एक प्रॉब्लम दे दिया जाए कि भैया आपके पास कोई भी क्या कहते हैं 4-5 डेटा दे दिए कि मान लो यूरेनियम का फिशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी निकल रही है। फिर एक कुछ पूछ सकता है कि जो आपका जो गैस का एटम होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एट रूम टेम्परेचर, राइट। और कोई डेटा दे दिया तो इस तरह से 4-5 अलग अलग चीजों का डेटा पूछ लिया तो आपको इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए। या ऐसे पूछ लें इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है कंडक्टर में वो किस ऑर्डर की होती है। एक आपके पास गैस है, गैस की एक आइडियल गैस है, उसके रूम टेम्परेचर में कितनी एनर्जी होती है, फिशन में कितनी एनर्जी निकलती है, फ्यूजन के लिए आपको एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, सब डेटा दिया होगा। फिर आपको इस तरह से मैच लगाना होगा। अब जो गेटिंग माय पॉइंट मैं किस तरह से बोलता तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ देखो जो एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज मतलब क्या, क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू कितनी है अराउंड लिख लो कि फिशन में जो एनर्जी निकलती है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद देखो जब उन्होंने ये लिखा हो ना कि भैया उन्होंने इसी का जो लास्ट पैराग्राफ है कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन द फिशन इवेंट्स फर्स्ट अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये लाइन पढ़ी? यस सर। जहाँ ये लिखा ना हेंस द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज इतना 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन की हुई है। जहाँ ये कैलकुलेशन खत्म होती है फिर लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फिशन इवेंट्स फर्स्ट अपीयर्स एज, जो भी आपके पास एनर्जी निकली, जो भी आपके पास ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, जो भी एनर्जी रिलीज वो कैसे निकली, वो कौन लेके चला गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्लस जो भी और फ्रैगमेंट्स बने। हमने अल्फा डीके में बीटा डीके में किया था ना कि जो भी आपके पास क्यू वैल्यू होती है वो क्यू वैल्यू कहाँ जाती है, मैक्सिमम दूसरे पार्टिकल्स के बाद छोटे। जो भी आपके पास जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो क्यू वैल्यू कैसे अपीयर होती है, एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होती है। हम बोलते हैं भैया अल्फा डीके हुआ तो उसमें अल्फा मोस्टली ले जाएगा, वाई वाला हैवी वो नहीं ले जा पाएगा, बीटा में क्या न्यूट्रिनो न्यूट्रिनोस लेंगे, बाकी इतने ज्यादा इतने वो लाइट से नहीं, मतलब बाकी तो जो भी एलिमेंट्स में वो बहुत कम लेके जाएंगे। हमने ये बोला था जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब जो भी क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू कहाँ जा रही है उन सबकी काइनेटिक एनर्जी में। तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ये जो भी रिएक्शंस होती है जो भी क्यू वैल्यू निकालते हैं वो क्यू वैल्यू जो भी आपके फ्रैगमेंट्स बनते हैं न्यूट्रॉन्स बनते हैं उनको जाती है। अब फर्दर वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर फिर क्या होती है तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग वालों से कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद फिर वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम बोले अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके, जो डीके होता है डीके में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्दर बाद में आप बोल सकते हो भैया वो बाद में अगर किसी से टकरा के अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो सेकंड स्टेप है हीट प्रोडक्शन। कौन समझ में आ रहा है? कौन समझ में आ रहा है जी? यस सर। इसको भी चाहो तो आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये याद रहे कि जो क्यू वैल्यू है वो पहले काइनेटिक एनर्जी में गई, काइनेटिक एनर्जी फर्दर अपने सराउंडिंग में हीट में प्रोड्यूस होती है। बस आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है, फिर फ्यूजन पढ़ना है और उसके बाद फाइनली क्या है, उसके बाद फाइनली आपका बस वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो दो चीजें आपको पढ़ के आनी है, मतलब पढ़ोगे
एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे, अगर आपको आपका प्रदीप है तो और बढ़िया बात है, प्रदीप से भी आप लोग पढ़ोगे कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में अच्छे से मतलब तोड़ के एक्सप्लेन किया है कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स एलिमेंट है, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रही है, ये मेरा कूलेंट की तरह यूज हो रहा है, ये मेरा मॉडरेटर की तरह यूज हो रहा है, ये सारा आप उसमें से पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, इस वीक में ये दो छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर जेईई मेन से पहले अपन अपने सेमीकंडक्टर्स को पढ़ लेंगे, और इनफैक्ट अभी और टाइम बचेगा तो उसको भी अभी खत्म कर देंगे, फिर पूरा फोकस अपने रिवीजन पर लगा देंगे, ठीक क्लास। सर वो Yes. रिवीजन मतलब हम कैसे करेंगे क्लास में? देखो, एक तो तुम्हारे पास पूरा यार स्केड्यूल आ जाएगा कि किस संडे को कौन सा पेपर हो रहा है, या कोई भी दिन मतलब कौन कौन से टॉपिक पेपर हो रहा है, तो वो 2 टॉपिक में डिवाइड करना है, 3 चैप्टर में डिवाइड करना है, वो पूरा आपको स्केड्यूल मिलेगा। तो उस वीक में क्या होगा कि मान लो जिस संडे भी पेपर होना है तो आपको एक पूरा एक वीक मिलेगा, उस वीक में आपको चैप्टर्स पता होंगे, आप उनमें क्या करोगे, क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे, आपको उन चैप्टर्स में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, है ना, कि आपको ये कॉन्सेप्ट आप वापस से चाहते हो कि यार इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपन पूरा चैप्टर ही पढ़ पा रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको डाउट है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है, जैसे कि आपको लगता है कि यार मुझे प्योर रोलिंग नहीं समझ में आई, या फिर मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली प्रॉब्लम्स में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो कैसे करना है, उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, और एक लेक्चर तो आपका पेपर डिस्कशन में जाया करेगा यार। बाकी क्या कहते हो, बाकी एक आध लेक्चर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट से रिवाइज करने में, और उसमें कोई चैप्टर में कोई डाउट नहीं है तो मोस्टली फिर आप अपनी सॉल्विंग करते रहोगे, और जब सॉल्विंग कंप्लीट होगी तो फिर उन्हीं 2-3 चैप्टर्स के हम लोग जो भी कंटेंट अपने को मिला होगा उस कंटेंट की अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। सर वो जो आप कंटेंट की बात कर रहे हो मतलब वो आप कॉमन दोगे हम सबको, क्योंकि अगर सब अपना अपना कंटेंट करेंगे तो फिर अपना अपना जो कंटेंट है, लेकिन वो अपना अपना डिस्कस क्यों हो पाएगा ना, एक स्टैंडर्ड कंटेंट होगा, उसी की डिस्कशन रखेंगे। सर फिर आप वही रख लेना जो आप बंसल की शीट्स देते हो हमें। वो भी कर सकते हैं, देखिए वो भी कर सकते हैं, मतलब सब लोग वो सर सभी लोग कर लेंगे वो तो फिर सबके एक ही Yes, मतलब टॉपिक sir, में से कर लो वो। एक चैप्टर, वो कॉमन डिस्कशन ना सर ज्यादा सही रहता है, सबका एक ही मटेरियल होगा। नहीं, देखो जो भी रहेगा वो कॉमन ही रहेगा, चाहे वो जितने तरह से आपको कुछ कंटेंट मिल जाए, आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें एक्सरसाइज होंगी तो उसकी कोई एक्सरसाइज डिस्कस करनी वो कर सकते हैं, बंसर करना चाहते हैं बंसर कर सकते हैं, करेंगे कोई एक, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा कि यार हम लोग 3 से 4 अलग अलग वैरायटी कंटेंट लगा पाए, है ना। सर जो आपको ठीक लगेगा ना सर आप वो करवा देना। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन टाइम पर ऐसा मत करना कि यार ये बुक भी सॉल्व कर ली, ये बुक भी सॉल्व कर ली, ये भी कर ली, चलो 4-5 टाइप का आइटम कर लेते हैं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, एंड इट इज ट्रू फॉर, है ना, एवरी सब्जेक्ट, कि अब फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक का आप अपना क्लास नोट्स बहुत थोरोली रिवाइज करो, क्योंकि जो पेपर होता है 60% 70% पेपर तो एज इट इज आपके नोट्स में से आता होता है, जस्ट बिकॉज कि हमें उनको याद रखने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कंटेंट सॉल्व करो, बुक सॉल्व करो, ताकि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको सीख पाओ। अगर 60-70% पेपर उसी में से होता है, तो क्लास नोट्स को बहुत थोरोली करना है, और जो भी कंटेंट मिलेगा स्टैंडर्ड, आप भी जब घर पे कर रहे हो तो अगर आपने लास्ट ईयर बीएम सॉल्व किया तो आप बीएम वापस कर लो, आपको लगता है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब केमिस्ट्री का भी इतने चैप्टर्स है इसी वीक में, मैथ के भी इतने बड़े बड़े चैप्टर उसी वीक में, फिजिक्स के भी 2-3 चैप्टर डाल दिए उसी वीक में, तो कैसे होगा। तो भैया आप एटलीस्ट उतना तो इंश्योर करोगे ना कि भैया मैं क्लास नोट्स पढ़ने के बाद ये पर्टिकुलर कंटेंट अगर मैं कर लूँ तो एटलीस्ट मुझे पूरे चैप्टर की फील आ जाएगी, मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम मेरे रिवाइज हो जाएंगे, और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो 4 बुक्स करके या लास्ट आपने जितना भी काम किया उन सबको वापस से करके कोई पॉइंट नहीं है, कर भी नहीं पाओगे यार, फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूटती जाएंगी। सर हाँ सर मतलब आप क्या प्रेफर सर, जैसे नोट्स पढ़ के बाद में प्रीवियस ईयर सारे एक बार कर लिए, मतलब जैसे हर चैप्टर के 25 से 30 प्रीवियस ईयर होते हैं क्वेश्चन सर, जो बुक नहीं आती जिसमें बैक मतलब 10 साल या 15 साल के होते हैं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो हर चैप्टर के उसमें 25 या 30 ही दिए होते हैं आईआईटी के वगैरह के, तो सर वो कर ले प्रेफर, वो ठीक रहेगा सर?